हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल में। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए जो एग्जाम 1 फरवरी 2026 को होने वाला है, उसमें साथियों हमने प्रैक्टिस सेट 1 से प्रैक्टिस सेट 7 तक देख लिया है। तो उसी के क्रम में साथियों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 के सभी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो जितने भी साथी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि वह जो एग्जाम फर्स्ट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा 15 प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल जूनियर असिस्टेंट से संबंधित प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीटी 2025 का रिजल्ट आने से जो है हम पिछली परीक्षाओं जिन पर हम फोकस कर रहे थे उनको हम नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है पुरानी परीक्षाओं और आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी को जो है टारगेट करके यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी। तो जितने भी पुराने साथी हैं वो जो है पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हम साथियों यहाँ पर देखेंगे। पहले जो है प्रश्न जो है हिंदी से होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण है तो कौन सा है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि जो क वर्ग होता है उसमें जितने भी अक्षर आते हैं जैसे क ख ग घ और अंगा, तो यह जो है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कहलाते हैं। अब साथियों जो प्रश्न नंबर 2 है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर साथियों पूछ रहा है कि दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि वह जो है यह दंतोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर साथियों देखा जाए तो जो य है उसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है। फ का जो ओष्ठ होता है और र जो है मूर्धन्य जो है इसका उच्चारण स्थान होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों यहाँ पर कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। वाक्य की समाप्ति पर साथियों पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। और विकल्प बी में कि वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहाना दृश्य होता है। तो साथियों इस प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक होता है, क्योंकि जब तक आप इस प्रश्नों को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लिखा है कि वन में प्रातः काल का समय, तो यहाँ पर देखिए प्रातः काल का समय, प्रातः काल के समय और प्रातः काल के समय। तो साथियों यहाँ पर जो है कि ओवर राइटिंग है, क्योंकि जब हमने प्रातः काल कह दिया तो यहाँ पर हमें समय लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी होगा, क्योंकि यहाँ पर समय देखिए प्रयोग नहीं किया गया है। तो वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, यही शुद्ध रूप होता है। अगर हम ये कहते हैं कि प्रातः काल का समय, तो वह जो है वहाँ पर ओवर राइटिंग हो जाती है, क्योंकि काल और समय दोनों एक ही चीज को व्यक्त करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वह जो है विकल्प बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे कि उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो यहाँ पर जो कवित्री लिखा है साथियों यह गलत लिखा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अब ये देखने वाली बात है कि कवयित्री जो है सही कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों इस प्रश्न को हम ऐसे देखेंगे, कव यहाँ पर य पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा और त्र जो है वहां पर बड़ी ई का हम प्रयोग करेंगे। तो साथियों इस तरह से जो है कि कवित्री लिखा जाएगा, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। इसलिए साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई होगा, यानी कि नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों देखेंगे कि पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। तो पशु जो है किस तरह का पद है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी होगा, यानी कि पशु जो है एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों यहाँ पर
कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों ऐसे प्रश्नों को हम जो है विकल्प सी यानी उनको हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पर जो अत्यंत शब्द का प्रयोग किया गया है वह जो है साथियों एक प्रविशेषण का रूप है, क्योंकि अर्चना सुंदर है तो सुंदर खुद ही एक उसकी विशेषता है, लेकिन यहाँ पर सुंदर की भी विशेषता बता दी गई है कि वह अत्यंत सुंदर है, इसलिए यहाँ पर प्रविशेषण होगा, क्योंकि जो विशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है वह जो है साथियों धातु कहलाता है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि देश, नगर और यहाँ पर द्वीप और झील। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है झील होगा, यानी कि जो झील है वह जो है स्त्रीलिंग है, बाकी देश, नगर और द्वीप जो है यह पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर साथियों 11 देखेंगे कि निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है यहाँ पर विकल्प जो है ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर के द्वारा जो है करण कारक का है, ने जो है वह कर्ता का, को जो है वह कर्म कारक का और से जो है वह अलग होने के अर्थ में अपादान का। तो यहाँ पर अधिकरण कारक का जो परसर्ग होता है वह जो है साथियों पर होता है, इसलिए यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, यह विकल्प सही होगा। अब साथियों प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि हाथी किस प्रकार का शब्द है। तो साथियों हाथी जो है वह तद्भव शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि हाथी जो है वह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो है साथियों हस्ती होता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। कुछ तत्सम तद्भव की सूची मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उष्ट्र जो है होता है वह तत्सम होता है और उसका तद्भव ऊंट होता है। गर्दभ जो है गधा का तत्सम रूप है। गोमय जो है साथियों गोबर का, और सलाई जो है शलाका जो है वह दिया सलाई का, और आर्द्रक जो है अदरक का तत्सम रूप होता है। प्रश्न नंबर हम 13 देखेंगे कि नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं और सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो साथियों जैसे यहाँ पर त्रिकालज्ञ लिखा है, तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि सर्वज्ञ को हम त्रिकालज्ञ भी कहते हैं। तो त्रिकालज्ञ का अर्थ है तीनों कालों का ज्ञानी होना, अर्थात सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर साथियों 14 देखेंगे कि समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि समीप, छोटा तथा गौड़ सबके लिए जो है उपसर्ग जो है उप आता है। 15वें प्रश्न को हम देखेंगे यहाँ पर कि तामसिक का विलोम क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तामसिक का विलोम यह जो है सात्विक होगा। बाकी और देखते हैं। अभय का साथियों विलोम जो है भयभीत, दृढ़ का शिथिल और सामिश का निरामिष जो है विलोम होता है। अनाज का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि शस्य जो है अनाज का पर्यायवाची होता है। अनाज के साथियों अन्य पर्यायवाची जो है वह अन्न, गल्ला, धान्य आदि होते हैं। प्रश्न नंबर 17 हम यहाँ पर देखेंगे जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो साथियों इस प्रश्न का
जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि जीवन जो है वह जल, प्राण, पुत्र इन सब का अनेकार्थी जो है वह विकल्प डी यानी कि जीवन होता है। चीर और चीर का अर्थ क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पुराना और कपड़ा। यानी कि पहले वाले चीर का अर्थ जो है वह पुराना होता है और चीर का अर्थ जो है यहाँ पर कपड़ा होता है। प्रश्न नंबर साथियों 19 देखेंगे कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि यहाँ पर बिना पलक झपकाए के लिए यहाँ पर निर्निमेष जो है एक शब्द जो है प्रयुक्त किया जाएगा। तो आप इसकी देख सकते हैं वर्तनी कैसे लिखा जाएगा निर्निमेष का। अब साथियों प्रश्न नंबर 20 पर हम यहाँ पर चलेंगे कि संधि जो है कितने प्रकार की होती है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि साथियों संधि जो है 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें 2, 4, 5, 6 कोई नहीं दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर देखेंगे कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि अलूक तत्पुरुष का जो है वाचस्पति समस्त पद है। वाचस्पति जो है अलूक तत्पुरुष है। इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसे युधिष्ठिर, आत्मनेपदम, अंतेवासी, परस्मय पदम। जिस शब्द के पूर्व पद में निषेधार्थक यानी अ या अन शब्द का प्रयोग होता है उसे नए तत्पुरुष समास कहा जाता है, जैसे अनस्व, अगति, अनागत, अनुचित। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अलूक तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो विकल्प सी यानी कि शाम हुई और गाय घर लौट आई, यह जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। यानी कि जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अवयव उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं, जैसे मैं आया और वह गया। तो यह जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों हम देखेंगे रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। तो साथियों प्रश्न नंबर 23 और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वह जो है विकल्प ए यानी कि रौद्र रस का अस्थाई भाव जो है क्रोध होता है। अगला प्रश्न की अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, अर्थात आकाश पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो, अर्थात जैसे आकाश में रात्रि में तारे हो जाते हैं और सुबह सूर्य के प्रकाश के आगे तारे नजर नहीं आते, अर्थात इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 25 यहाँ पर कि गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि अपना प्रयोजन सिद्ध करना, यह जो है गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। साथियों प्रश्न नंबर 27 से 30 के लिए अनसीन पैसेज को पढ़कर उत्तर देना है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको सबसे पहले उस प्रश्न को पढ़ना चाहिए जो है अनसीन पैसेज से पूछे गए हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि आम के वृक्ष के सामने पीतल और बरगद के शर्माने का कारण कौन सा नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पीपल और बरगद की मजबूती और सघनता आम के विशाल वृक्ष की तुलना में फीकी पड़ना।
प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि नीरस एवं अर्थहीन जीवन। जन संकुल का क्या आशय है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि जन संकुल का आशय है भीड़ भाड़ से भरे हुए। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे कि आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि यात्रियों की थकान मिटती थी और विश्राम मिलता था। तो साथियों हमने 30 हिंदी के प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया। बाकी जो है यहाँ पर 30 से 45 तक जो है रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं। तो साथियों रीजनिंग के प्रश्नों को फिलहाल के लिए हम यहाँ पर स्किप करेंगे और प्रश्न नंबर 46 से हम यहाँ पर देखेंगे जो जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। रीजनिंग के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट बना दिया जाएगा, आपको एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जिसमें हम रीजनिंग के पूरा जो है चैप्टर वाइज प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए साथियों प्रश्न नंबर 46 से हम यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि किलाड़ी का जो संग्रहालय है यह जो है तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि एनी बेसेंट जो है द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि 11वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। मिश्मी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्पी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या हम यहाँ पर देखेंगे कि मिश्मी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अबोर, डफला, गैलोंग, खम्टी, मोनपा अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली अन्य जनजातियां हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सही उत्तर जो होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि उड़ीसा में मनाया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि पंचमुखी की गुफाएं जो है वह सोनभद्र जिले में स्थित हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी ने। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि मोतीलाल नेहरू ने स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे साथियों कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कब तक। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एआरसी का गठन 31 अगस्त 2005 को किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है शिलांग चोटी है। एक प्रकार की खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है
विकल्प डी यानी कि उसे कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि सहकारी खेती कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी पानी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि स्टेपीज जो है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान के मध्य में पाई जाती है और यह वातावरण के ध्वनि के अनुसार कंपन करता है जिस कारण हमें वातावरण की आवाज सुनाई देती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाती है। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि पायरेक्स कांच जो है ऊष्मा का प्रतिरोधी है। 8 से 10 जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रस्तावित था यानी कि कहाँ पर हो गया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या देखेंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किया और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा की भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा माँ मदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि यहाँ पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में नवंबर 2024 की स्थित टैंक की स्थापना यानी कि दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में की गई थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि ज्ञान शक्ति। अब साथियों प्रश्न यहाँ से कंप्यूटर के होंगे। तो सीपीयू के एएलयू में होते हैं क्या होते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर खाली स्थान का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि साथियों यहाँ पर कंट्रोल सी का प्रयोग जो है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल भी का प्रयोग यहाँ पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल एन का प्रयोग एक नई फाइल बनाने के लिए, कंट्रोल ओ का प्रयोग चयनित फाइल को खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस एस जो है सुरक्षित करने के लिए और कंट्रोल प्लस एक्स जो है कट करने के लिए और कंट्रोल प्लस पी जो है प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है और कंट्रोल प्लस जेड जो है अंतिम आदेश को पलटने के लिए, विफल करने के लिए यानी कि अंडू करने के लिए प्रयोग किया जाता है और कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग जो है यह जो है सेंटर अलाइनमेंट में रखने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हमने शॉर्टकट कीज को यहाँ पर एक बार रिवाइज कर पाए। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 69 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूदा केवल उन डेटा को देखा जाता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि फिल्टरिंग का प्रयोग करके देखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक-एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा एक-एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग किया जाता है।
विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि विंडोज़ जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है और विंडोज़ के विभिन्न संस्करण आए जैसे 95, 98, विंडोज़ एमई यानी कि मिलेनियम, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 आदि और साथियों यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई मॉडल यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मॉडल पर आधारित विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों हम देखेंगे कि जब किसी विंडोज़ सिस्टम में एक फ़ाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाता है तो क्या होता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि फ़ाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 74 देखेंगे कि टेक्स्ट और अन्य डेटा को किसी टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है तो साथियों वो जगह क्या कहलाती है? तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि क्लिपबोर्ड कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज स्टाइल के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि F11 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प ए यानी कि एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है और सेव नहीं किया जा सकता तो यही जो है सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है कि ईमेल पते में केवल एक @ चिन्ह होना चाहिए। दूसरा बीसीसी फील्ड यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड और सीसी यानी कि कार्बन कॉपी फील्ड के समान है, अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि न तो एक और न ही दो जो है यहाँ पर कथन गलत बताना है तो यहाँ पर न तो एक और न ही दो गलत है यानी कि दोनों कथन सही है। पूरा व्याख्या देख लेंगे कि ईमेल यह एक प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है जिसे एक यूजर से दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्रश्नानुसार ईमेल का पूर्ण रूप जो है यहाँ पर बीच में एक होता है तथा इसमें कुछ और भी फीचर्स हैं। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी में मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भेजी गई एक प्रति है और बीसीसी यानी कि जिसका उपयोग किसी प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने के लिए किया जा सकता है बिना अन्य प्राप्तकर्ता को देखे, अतः न तो कथन 1 न तो 2 गलत है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती है किस चीज़ की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह साथियों विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी की सुविधा देती है यानी कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सरकारी कार्यों में दक्षता आदि की सुविधा जो है ई गवर्नेंस के द्वारा मिलती है। अब साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 79 से देखेंगे कि ई-कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि डेटा जो है आंतरिक परत का गठन करता है। एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई रिसर्च का केंद्र है तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि नॉलेज इंजीनियरिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च केंद्र है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश का जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वह कानपुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि हरदोई जो है हरदोई जिला किसी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है।
उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश में 4 जो है टाइगर रिजर्व हैं। पहला जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा जो है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे कि सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट जो है सत्य है, यानी कि यह जो है एक मानव निर्मित जलाशय है। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, न कि लखीमपुर खीरी जिले में, और इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में भारत के कुल 82 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 16 स्थल के साथ प्रथम एवं उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में नींबू जो है प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि सहारनपुर और मेरठ में। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि जो रामगंगा बांध है वह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि बुलंदशहर में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। और बुलंदशहर प्राचीन काल में उच्च नाम से, मध्यकाल में बरन नाम से जाना जाता था। और जो है फिरोजाबाद जो है साथियों वह चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि कालीन कला के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। साथियों यहाँ पर सुमेलन करना है कि सूची को सूची 2 से सुमेलन करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 4, 2, 1 और 3, यानी कि काले मिट्टी के जो बर्तन है वह जो है निजामाबाद में, चीनी मिट्टी के बर्तन साथियों यह जो है खुर्जा में, और पीतल शिल्पकृति जो है वह मुरादाबाद में, और सीसा शिल्पकृति जो है वह फिरोजाबाद में जो है वहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है। बाकी चूने का पत्थर, जिप्सम, बॉक्साइट जो है सीमित मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे कि सूफी कवि आमिर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प सी यानी कि एटा में हुआ था। सूफी कवि आमिर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम वर्तमान में कासगंज में हुआ था। इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है और इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा था। उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि प्रयागराज में पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि देवबंद आंदोलन जो है सहारनपुर से शुरू हुआ था।
निम्नलिखित में से यूपी के किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि सोनभद्र जिले में। अगरिया, बैगा और भूया अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के निवासी हैं। अगरिया भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में एक समुदाय है। अगरिया अगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 11,34,273 है जो कि पूरी जनसंख्या का 0.6% है। और राज्य के सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले हैं सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि लखनऊ में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए यानी कि श्रावस्ती बलरामपुर। तो साथियों यह जो है प्रैक्टिस सेट 8 का आज अंतिम और 100वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे 100 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया और जहाँ पर आवश्यकता लगी वहाँ पर मैंने व्याख्या भी किया। तो जितने भी साथी जूनियर असिस्टेंट 3284 की परीक्षा देने जा रहे हैं वह सभी साथी जो है इन प्रैक्टिस सेटों को ध्यान से पढ़ेंगे और इनका रिवीजन करेंगे जिससे जो है उनको वहाँ पर एग्जाम हॉल में विशेष फायदा मिलने वाला है। तो साथियों अगर आप चाहें तो इस प्रश्न का आप कमेंट में भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन चलिए मैं फिर भी आपको यहाँ पर यह प्रश्न बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश ने अपना पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी यानी कि मिर्जापुर में ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया गया है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी नए हैं पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वह जो है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर करें क्योंकि यहाँ पर आने वाले जितने भी एग्जाम है जैसे लेखपाल का जो एग्जाम फॉर्म निकला है उसमें जो भी एग्जाम होगा जीएसजी की तो उन सभी की तैयारी आपको वीडियो का हुआ बाकी जो लोअर पीसीएस जितने भी एग्जाम्स आएंगे वहाँ उन सभी की तैयारी आपको जो एग्जाम फर्स्ट चैनल पर निःशुल्क कराई जाएगी साथियों। तो आप जो है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।